जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि परमाणु क्या होता है और रासायनिक संयोग के नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और मैं बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। अगर कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत आए समझने में तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा से बताने का प्रयास करूंगा। तो इसके जो पहले वाली मेरी क्लास आई हुई थी उसमें मैंने विलयन के बारे में पूरा मतलब अच्छे से बता दिया हूँ। आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। अब समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें परमाणु का। परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे परमाणु कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ है, ये जैसे मार्कर है, इसको इतना तोड़ दिए, इतना ज़्यादा हम तोड़ दिए कि अब इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। लेकिन जो परमाणु की ये परिभाषा है कि और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सके उसे परमाणु कहते हैं, आगे चल के ये परिभाषा गलत हो गई, क्योंकि परमाणु जो था उसके अंदर भी 3 तरीके के कण उपस्थित हो गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु तो विभाजित था ही नहीं, मतलब परमाणु को और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन जब उसको और ज़्यादा तोड़ दिया गया तो वो क्या बन गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आगे हम लोग समझते हैं कि अणु क्या होता है। परमाणु के बारे में पूरा विस्तृत से चर्चा होगी जब हम आपको परमाणु संरचना पढ़ाएंगे। वहाँ पे परमाणु के बारे में बिल्कुल विस्तृत से एक एक चीज़ करके हम बताएंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में, और परमाणु के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक अपना अपना नियम दिए, इन सब के बारे में चर्चा परमाणु संरचना में करेंगे। अब समझते हैं कि अणु क्या होता है। अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो अणु जो होता है वो 2 परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है। मतलब सबसे छोटा क्या होगा? परमाणु होगा, उसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। अभी आप लोग इसी को मान के चलिएगा कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा और उसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। परमाणु अकेले होगा। और अणु क्या होगा? जब 2 परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु बनाएंगे। अब मैं जो समझाने का प्रयास करता हूँ उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। बाकी जो परिभाषा लिखा हुआ है वो मैं एक बार यहाँ पे पढ़ के तो बता ही दूंगा। तो अणु क्या होंगे? परमाणु, जब 2 परमाणु आपस में मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक परमाणु ये मार्कर, ये वाला नीला वाला मार्कर है और दूसरा परमाणु ये सफ़ेद वाला है, तो ये दोनों एक ही पदार्थ के परमाणु हैं। मतलब अगर ये दोनों मार्कर हैं तो मार्कर के ही परमाणु हैं। तो जब 2 मार्कर के परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो मार्कर का क्या बन जाएगा? एक अणु बन जाएगा। तो जब 2 परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक अणु मिलेगा। परमाणु को हम लोग जब लिखते हैं तो केवल एक अक्षर से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु हम लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन लिख देंगे। हाइड्रोजन परमाणु लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे? बस H लिख देंगे। ये क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु है। अब दूसरा हम लोग बात करें कि अणु जब हमको लिखना होगा तो क्या करेंगे? वो अणु जब भी होगा तो कम से कम 2 परमाणुओं के मिलने से बना होगा अणु। तो हाइड्रोजन को जब हम लिखेंगे अणु के रूप में तो H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को लिखेंगे तो O2 लिखेंगे, नाइट्रोजन को लिखेंगे तो N2 लिखेंगे। तो जब भी हम लोग अणु को लिखेंगे तो कम से कम उसकी संख्या, परमाणु की संख्या उसमें कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और जब परमाणु लिखेंगे तो केवल और केवल एक ही संख्या होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बाकी अणु और परमाणु जो है ये बार बार आते रहेंगे, लेकिन जो ये रासायनिक संयोग के नियम है ये बार बार नहीं आएगा। तो रासायनिक संयोग का नियम, रासायनिक संयोग होता क्या है कि जब कोई भी केमिकल्स, कोई भी 2 रसायन आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। नए उत्पाद कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमको पानी बनाना है
या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाना है, तो पानी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, जब इसी को ये जो मिल रहे हैं इसी को रसायन विज्ञान की भाषा में संयोग करना कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक संयोग का नियम, कि जब भी दो रसायन आपस में मिलेंगे तो वो किस प्रकार से मिलेंगे, तो क्या बनेगा, उसी के बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे रासायनिक संयोग के नियम में। तो जब ये हमको मान लीजिए पानी बनाना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या करेंगे, आपस में संयोग करेंगे। जब ये आपस में संयोग करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, पानी H2O। अब H2O हमको मिलेगा। अब हम तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखे थे, एक ऑक्सीजन लिखे थे, लेकिन हमको यहाँ पे क्या पाना है, 2 हाइड्रोजन पाना है और 1 ऑक्सीजन पाना है। तो यही जो संयोग कर रहा है, कैसे 2 हाइड्रोजन बन रहा है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे बन रहा है, इसी के बारे में पूरा का पूरा चर्चा होती है रासायनिक संयोग के नियम में, कि मतलब कोई भी अभिक्रिया कैसे हो रही है और उसमें जो तत्व हैं, जो अणु हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो अब हम लोग समझते हैं रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। तो जो रासायनिक संयोग का नियम है वो कई हैं, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, स्थिर अनुपात का नियम हो गया, गुरुत्वीय अनुपात का नियम हो गया, योगेद्रो का नियम होता है, गैलुसाक का गैसीय नियम होता है, गैलुसाक का आयतन का नियम होता है। इन सारे नियमों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अभी हम लोग पहला समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इसके बारे में। तो द्रव्यमान संरक्षण के बारे में, द्रव्यमान मतलब क्या हो गया कि कोई भी पदार्थ होगा उसका द्रव्यमान अगर 1 ग्राम है तो वो 1 ग्राम ही रहेगा, अगर 1 किलो है तो वो 1 किलो ही रहेगा, चाहे हम उसको जिस अवस्था में, जैसे मतलब मान लीजिए कि हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो हम उस हाइड्रोजन को चाहे कितना हो परिवर्तित कर देंगे, लेकिन उसका जब भी द्रव्यमान हम देखेंगे तो 1 ही ग्राम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को हम क्या किए, गर्म करके भाप बना दिए। तो जब हम उसको भाप बनाएंगे तो वो 1 किलो पानी है हमारे पास, और उसको गर्म करके हम भाप बना देंगे, तो जो भाप होगा उसका भी वजन 1 किलो ही होना चाहिए। यही कहता है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है वो यही कहता है कि हम प्रारंभ में जितना कोई भी भार लेंगे, किसी भी पदार्थ का भार हम जितना लेंगे, 1 किलो ले रहे हैं तो 1 किलो, और उससे जो उस पदार्थ में जब हम कुछ चेंज करेंगे तो बाद में जो हमें उत्पाद मिलेगा उससे बनने पे, उसका भी जो भार होगा वो 1 किलो ही होना चाहिए। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान होता है। अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान होता है। रासायनिक अभिक्रिया, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक किसको कहेंगे, पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। अभिकारक क्या होगा, अभिकारक कोई भी जो अभिकारक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के, ये होगा आपका लेफ्ट साइड और ये होगा क्या, राइट साइड। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो लेफ्ट साइड में लिखा रहता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है। मतलब जो 2 पदार्थ, 2 तत्व, 3, 4, 5 कोई भी जो आपस में मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते, जो मतलब अलग अलग टूटे हुए रहते हैं पहले, जिसको हमें मिलाना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक या अभिकर्मक कहा जाता है। और जो यहाँ पे बन जाता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से यहाँ पे जल बन गया, तो ये क्या हो गया, ये है उत्पाद। तो जो अभिक्रिया के राइट साइड में होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक है, ये जो बनी हुई है तीर, तो जो अभिक्रिया के राइट साइड में होगा यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। और जो लेफ्ट साइड में होगा उसे क्या कहा जाएगा, अभिकारक
कहा जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। अब देखते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान समान है कि नहीं है, उसको समझते हैं। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का कितना अणु है, 1 अणु है। हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का जो भार होता है वो होता है 16। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पहले क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन का भार 1 है तो 2 हाइड्रोजन का भार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भार कितना है, 16 है। तो अब ये चूंकि दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसकी वजह से दोनों का जब हम ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 मार्कर है और दोनों मार्कर का हमको भार निकालना है, तो दोनों को हम क्या, एक मान लीजिए 1 किलो का है और दूसरा 3 किलो का है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 किलो। तो यहाँ पे अगर 4 किलो मिल रहा है तो यहाँ भी 4 किलो मिलना चाहिए। तो हाइड्रोजन का 2 था, 1 था और 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो हम क्या यहाँ पे लिख दिए, 2 लिख दिए, 1 गुणे 2 करके। और ऑक्सीजन का 16 है, 16 और 2 मिला के क्या होगा, 18 होगा। 16 और 2 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। अब वही चीज़ यहाँ पे बन के आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 आ रहा है और ऑक्सीजन का 1 आ रहा है, तो यहाँ भी जोड़ने पे 18 ही आ रहा है और यहाँ भी जोड़ने पे 18 आ रहा है। मतलब यहाँ जितना द्रव्यमान था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग था, इसको जोड़ें और यहाँ पे पानी बन गया, तो उस पानी का द्रव्यमान जब हम देख रहे हैं तो वो भी कितना आ रहा है, 18 ग्राम। तो क्या कह रहा है कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है वही क्या निकल के आ गया, उत्पाद का द्रव्यमान निकल के आ गया। मतलब द्रव्यमान में न तो कोई घाटा हुआ और ना ही कोई प्रॉफिट हुआ, ना तो द्रव्यमान कुछ घटा है और ना ही द्रव्यमान यहाँ पे कुछ बढ़ा है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कह रहा है। स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात का मतलब होगा कि अनुपात जो होगा 2 तत्वों के आपस में मिलने का या 2 अणुओं के, 2 परमाणुओं के आपस में मिलने का जो अनुपात होगा किसी यौगिक का निर्माण करने के लिए या किसी नए पदार्थ का निर्माण करने के लिए, तो वो क्या होगा, जब भी मिलेंगे एक ही अनुपात में मिलेंगे। जैसे देखिए ये हमको बनाना क्या है, HCl बनाना है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। तो हमको क्या बनाना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना है। और अम्ल बनाने के लिए ज़रूरत है किसकी, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। Cl को क्लोरीन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन HCl की ज़रूरत है हमको, यानी कि एक हाइड्रोजन रहेगा और एक क्लोरीन रहेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या संयोग करा रहे हैं, एक हाइड्रोजन को संयोग करा रहे हैं और एक क्लोरीन को करा रहे हैं, दोनों को आपस में 1:1 के अनुपात में। मतलब हाइड्रोजन का 1 अणु मिल रहा है और क्लोरीन का भी हाइड्रोजन का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु, मतलब दोनों 1:1 में जब मिल रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, जब दोनों 1:1 में मिल रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। यानी कि हमें जब भी HCl बनाना होगा, कभी भी कहीं भी HCl बनाना होगा, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब भी हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाएंगे तो 1:1 के अनुपात में ही मिलाएंगे। यानी कि एक हाइड्रोजन के अणु को मिलाएंगे तो एक क्लोरीन के अणु को मिलाएंगे, तभी क्या बनेगा, हमारे पास HCl का 1 अणु बनेगा। ऐसे ही समझते हैं, अगर हमको जल बनाना है तो जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, इसको समझते हैं। तो जल बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि इसके नीचे H2O होता है, H2O होता है जल का सूत्र। तो H2O में कितना, 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। यानी कि हमको कभी भी जल अगर कहीं भी बनाना होगा
तो हमें ये कंपलसरी होगा कि हम जब भी हाइड्रोजन को लेंगे वो 2 लेंगे, हाइड्रोजन का 2 अणु लेंगे या फिर 2 परमाणु लेंगे, और ऑक्सीजन का कितना लेंगे, 1 परमाणु लेंगे, तभी जाके क्या बनेगा, जल बनेगा। तो हाइड्रोजन का 2 ले लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमको अनुपात चाहिए, तो 2:1 में जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे और दोनों को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा क्या चीज़, जल बनेगा। तो स्थिर अनुपात का नियम, अब परिभाषा देखते हैं हम लोग कि किसी भी यौगिक के निर्माण के लिए, कोई भी यौगिक हमें बनाना होगा या फिर कोई भी पदार्थ हमें बनाना होगा, तो बनाने के लिए 2 तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करना चाहिए या फिर मिलना चाहिए। अगर हमको जल बनाना है और वहाँ पे हम हाइड्रोजन को मान लीजिए 3 ले लेते हैं, 3 हाइड्रोजन ले लेते हैं और प्लस में 1 ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो कभी ये जल बनना संभव है, संभव नहीं है ना। जब भी मान लीजिए बनेगा ये, तो क्या बनेगा, अगर मान लीजिए जल हम बना रहे हैं किसी प्रक्रिया से, तो H2O बन रहा, H2O हमारा जल का होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो 1 हाइड्रोजन ये बच जाएगा, 1 हाइड्रोजन क्या होगा, ये बच जाएगा। तो अब हमको अगर जल ही बना, जल में कितना होगा, ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिलने का अनुपात होगा वो 2:1 में होगा, तभी जल बन जाएगा। क्या अगर हम तीनों इसको 3 हाइड्रोजन को मिला रहे हैं, H3 और O बना रहे हैं, तो ये कभी जल बनेगा, कभी जल ये नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। तो एक यौगिक के निर्माण के लिए, किसी भी यौगिक के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि उसमें जो संयोग करने वाले तत्व होंगे वो एक निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए, तभी किसी भी यौगिक का निर्माण होगा। अब तीसरा हम लोग समझते हैं कि गणितीय अनुपात का नियम, इसे गुणितीय अनुपात का नियम भी कहा जाता है। तो गुणितीय अनुपात का नियम क्या कहता है, अब यहीं से हम लोग समझ लेंगे गुणितीय अनुपात के नियम के बारे में। पहले बस परिभाषा देख लेते हैं कि जब 2 तत्व या फिर जब 2 तत्व यौगिक का निर्माण करते हैं तो दोनों तत्व पूर्णांक के रूप में संयोग करते हैं। पूर्णांक कहने का मतलब कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके एक HCl यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो ये जब भी मिलेंगे एक पूर्णांक के रूप में मिलेंगे। पूर्णांक का मतलब हाइड्रोजन 1 रहेगा, क्लोरीन 1 रहेगा, या फिर हाइड्रोजन 2 रहेगा, क्लोरीन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 3 रहेगा, क्लोरीन 2 रहेगा, ऐसे ही ये मिलेंगे। न कि हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम जल ही बना रहे हैं, H2O ही अगर बना रहे हैं, H2O, तो ये किसके मिलने से बना होगा, हम H2O बना रहे हैं, तो H2O कैसे बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। तो कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिला होगा, 1 ऑक्सीजन मिला होगा। तो 2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन 1 है, तो 1 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब होगा क्या इसमें कि क्या हम कभी कभी लिखेंगे 1.5 हाइड्रोजन प्लस 0.5 ऑक्सीजन, ऐसे नहीं लिखेंगे ना। हम जब भी लिखेंगे 2 तत्वों को तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रो, जैसे जल में हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। इसको हम पूर्णांक के रूप में ही लिखेंगे, न कि दशमलव या बटा के रूप में, मतलब फ्रैक्शन के रूप में हम कभी नहीं लिखेंगे। तो स्थिर गणितीय अनुपात का नियम यही कहता है कि जब भी कोई 2 तत्व मिलके किसी यौगिक का निर्माण करेंगे तो वो एक निश्चित वो एक पूर्णांक के ही रूप में मिलेंगे, पूर्णांक के रूप में मिलेंगे। इस प्रकार से मतलब जब भी कोई 2 तत्व मिलके किसी यौगिक का निर्माण करेंगे तो वो दोनों तत्व एक पूर्णांक संख्या के रूप में ही आपस में मिलेंगे। यही है गुणितीय अनुपात का नियम। अब इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम आप लोगों को एवोगैड्रो का नियम बताएंगे, अणु भार क्या होता है इसको बताएंगे, परमाणु का भार क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा
और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो लोग भी 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं। उन सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगा उनको केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को समझने में। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।